पेपरों का सिलेबस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट का हो चुका है, पेपर सेकंड का हो चुका है, पेपर थर्ड आपका ऑप्शनल था। तो इसका भी हमने जो आपका पेपर फर्स्ट है इसी में, क्योंकि इसमें पेपर थर्ड में आपके 2 पेपर हैं, ठीक है, थर्ड में आपके पेपर 2 हैं, ये ऑप्शनल के रूप में है। तो ट्रांसलेशन एंड फॉल्क ट्रांसलेशन इसको अपलोड हमने कर दिया सिलेबस के तौर पर। और अभी आपका जो है पेपर जो इसमें थर्ड में ऑप्शनल सेकंड है, इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये इसके कोड हैं, कोर्स कोड 803 ए ये ऑप्शनल में है आपका, 803 बी ये भी आपका ऑप्शनल, टी का मतलब होगा थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे इसमें हैं। तो आज की डेट में हम करेंगे डी वाले का स्टडी, ऑप्शनल में है ये आपका, इन दोनों में से कोई सी एक ले सकते हैं आप लोग। बाकी जब दोनों का हम सिलेबस अपलोड कर देंगे उसके बाद में इसका थोड़ा सा डीपली केस स्टडी करेंगे और फिर बताएंगे आपके लिए इनमें दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सारी आपको मिल चुकी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को देख सकते लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टडी कर रहे हैं आप लोग किसी भी क्लास के हों तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको हम सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद हम प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिलेबस आपको यूनिट वाइज मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही साथ आप लोगों को मिलेंगे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे। और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराने के बाद फिर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इनके आंसर। इसके बाद में असाइनमेंट कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें A to Z आपको मिलेंगी। चलिए आगे हम लोग अपने यहाँ पर, ये आपका है पेपर थर्ड में बी वाला, पेपर थर्ड में बी है आपका इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसका हम सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब आइए फटाफट करते हैं अपना स्टडी। क्या है द सिलेबस फॉर MS सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर थर्ड ऑन इंग्लिश एनवायरमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स टू स्टडी द एनवायरमेंटल लिटरेचर एंड फोकसिंग ऑन। यानी आपको जो साहित्यिक रूप से जो हमें इसका स्टडी करना है तो उसके लिए आप लोगों को डीपली इसे स्टडी करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो चीज़ एक्यूरेट राइट है, परंतु फिर भी आपको हम ये सजेशन देते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या द डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश का जो लिटरेचर का डिपार्टमेंट है उसे संपर्क जरूर कीजिएगा, मैं जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं MS सेकेंड सेमेस्टर पेपर थर्ड इंग्लिश एनवायरमेंट। यूनिट फर्स्ट है आपका। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या स्टडी करना है, देखिए इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट जो विचार होते हैं वो स्टडी करना है। हिंदी की मीनिंग के साथ में समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को अधिकांशतः जो है समझाना तो इंग्लिश स्टूडेंट से चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है तो इसलिए हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं मीनिंग के साथ में। तो इसके लिए ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो क्या क्या करना है, हमें डेफिनेशन स्टडी करनी है, टाइप ऑफ जैसे कि नेचुरल, सोशल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। यानी इसके आधार पर कि जो ह्यूमन यानी कि मानव है और नेचर प्रकृति है, इसके बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध रहता है, उस चीज़ को हमें इसके अंदर स्टडी करना है। इसी में आपका अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड लिटरेचर, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, जो दिक्कतें हैं पर्यावरणीय और साहित्य, उसमें क्या है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड कन्वर्सेशन हैव बीन एड्रेस्ड थ्रू लिटरेचर। यानी जो भी फॉरेस्ट यानी कि जो हमारे वनस्पतियाँ होती हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनकी कटाई पर, उनका जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर आपको स्टडी करना है। क्लाइमेट चेंज यानी मौसम का बदलना अचानक से, उसको स्टडी करना है। कन्वर्सेशन हैव बीन एड्रेस्ड टू इंग्लिश लिटरेचर, और जो साहित्य के आधार पर जो हमने कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसके आधार पर आपको से स्टडी करना पड़ेगा। इसी में आपका है इको क्रिटिज्म, यानी इको एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इकोसिस्टम के लिए, और इको मतलब पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ इको क्रिटिज्म एज ए फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म एंड एक्सप्लोर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इन जो प्राकृतिक संसार है उसके आधार पर हमें उसका संबंध, और साथ ही जो ह्यूमन लिटरेरी क्रिटिज्म जो साहित्यिक आलोचनात्मक जो है स्टडी है उसके संबंध को स्थापित करना है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर।
यूनिट सेकंड में स्टडी करना आपके लिए क्या, इको क्रिटिज्म एंड इट्स फाउंडेशंस, यानी इको क्रिटिज्म क्या होता है और इसके फाउंडेशंस क्या है, इसकी स्थापनाएं क्या हैं, ठीक है, उसको करना है। अब इसमें क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं, कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो उसके आधार पर हमें करना है कि कॉन्सेप्ट आप इको क्रिटिज्म जिसमें नेचर, इकोलॉजी, फिर आपका सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, और जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के आधार पर जो जस्टिस और न्याय होता है उसको भी हमें जो है स्टडी करना पड़ेगा प्रकृति के आधार पर, ठीक है, क्योंकि प्रकृति से अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हम आपको लोगों को सबको भोगना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इसका है थियोरेटिकल बैकग्राउंड, स्टडी ऑफ द ईयरली इको क्रिटिकल वर्क्स एंड थ्योरीज लाइक चार्ल्स ग्लोटफेल्टी, लॉरेंस वियोल एंड जॉनथन बैट, ये राइटर्स हैं। इनके आधार पर, इस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के आधार पर हमें इन राइटरों का स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आपके कौन कौन हैं, चार्ल्स ग्लोटफेल्टी हैं, लॉरेंस वियोल हैं एंड जॉनथन बैट, इनको स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इको क्रिटिज्म एंड अदर डिसिप्लिन्स, कुछ अन्य उसमें क्या करेंगे, हाउ इको क्रिटिज्म इंटरेक्ट्स विद द जियोग्राफी, फिलोसफी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड अदर फील्ड्स, मतलब जो इको क्रिटिज्म एंड अदर डिसिप्लिन्स है वो किस प्रकार से हमारे रचनात्मक स्थितियों के लिए प्रभावित करता है, किस तरह करेगा, जोग्राफी के आधार पर करेगा, फिलोसफी के आधार पर करेगा, इन्वायरमेंटल साइंस के आधार पर करेगा एंड कुछ अदर फील्ड के आधार पर भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 है हमारा। यूनिट 3 में क्या पूछ रहा है, क्या स्टडी करना है हमें, रोमांटिक्स एंड नेचर, इनकी प्रकृति और रोमांचकारी, इन दोनों में संबंध के देखना है, कैसे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ एंड सबलाइम, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन नहीं जानता है, तो वो काफ़ी नेचर पोएट थे, उनको नेचर पोएट के नाम से जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एज अ मॉरल ऑफ स्पिरिचुअल टीचर इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री, इन जो वर्ड्सवर्थ पोएट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें टीचर ने ही समझाया है कि जो नेचर की जो मॉरल जो शिक्षा है, जो आप स्पिरिचुअल जो मतलब पावर है, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, अब सिलेबस चेंज हो गया है इसलिए नहीं है, 10th में लूसी नाम से थी, लूसी ग्रे, और इंटर में थी एजुकेशन ऑफ नेचर, ग्रेजुएशन में भी पोएम रही है इनकी कई सेमेस्टर में, तो इस काफ़ी अच्छे पोएट हैं ये नेचर के प्रति। की टेक्स्ट क्या करना है हमें, इन्हीं कुछ टेक्स्ट पढ़ने हैं, जैसे कि लाइन कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबव डाउनटन अबे, ये भी एक पोएम है। आई वंडर लॉन्ली एज, ये भी आपकी पोएम है। तो इसमें जो राइटर स्टडी करने पड़ेंगे, जो पोएट स्टडी करने पड़ेंगे, जिनमें एस.टी. कॉलब्रिज हैं, नेचर एंड इमेजिनेशन, ये भी एक नेचर पोएट हैं जो कि प्राकृतिक और इमेजिनेशन और कल्पना से भरपूर, कल्पनाएँ ये भी करते हैं। कॉलब्रिज फिलोसफिकल अप्रोच टू नेचर इन हिज पोट्री, और जो कॉलब्रिज हैं उनकी जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो उनके टू नेचर इन हिज पोट्री, ये सब उनकी जो नेचर पोट्री होती है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट की टेक्स्ट क्या है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, फॉरेस्ट एट मिडनाइट, तो ये पॉइंट है, ये का आर्टिकल है, इनकी पोएम है, किसकी हैं, पी.वी. शैले की, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइट थे ये, और इनका ग्रेजुएशन में भी था और इंटर में भी पोएम थी इनकी, द स्ट्रेंजर रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स नाम की, जो डिजेक्शन नियर नेपाल नाम की जो पोएम थी, इनकी झील के पास लिखे गए कुछ पैरे, तो ये पोएम थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी 12th क्लास में, क्योंकि अब 12th का सिलेबस चेंज हो गया तो वो उन लोगों का कोर्स उसमें नहीं रहा। तो क्या है, ये भी एक पी.वी. शैले इन्वायरमेंटल इमेजिनेशंस, कुछ पी.वी. शैले के भी इन्वायरमेंटल इमेजिनेशंस हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड रिफ्लेक्शन इन द शैलीज वर्क, मतलब इन्वायरमेंटल से संबंधित कंसर्न इन आपस में वार्तालाप करना, और साथ ही उनका रिफ्लेक्शन क्या है शैलीज के पर। तो की टेक्स्ट यहाँ क्या है, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है, ये पोएम है। द क्लाउड, ये भी पोएम है, चलिए इसको देख लेना है। अब पहुँचते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या करना है, विक्टोरियन व्यूज़ ऑन नेचर एंड इंडस्ट्रियलिज्म, इन जो इंडस्ट्रियलिज्म होती है, औद्योगिकीकरण एंड नेचर और प्राकृतिक के बीच में क्या विक्टोरियन व्यूज़, क्या उनका व्यूज़ का आदान प्रदान रहा है, उसको स्टडी करना है। जैसे चार्ल्स डार्विन, ये भी पोएट हैं,
द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इन्होंने भी एक क्रांति का सिद्धांत लिखा है। नेक्स्ट, द इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रोन वर्क्स और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर इन लिटरेचर, यानी कि जो नेचर है उसको उसके साहित्य के लिए अंडरस्टैंडिंग समझना, तो ड्राइविंग जो चार्ल्स डार्विन हैं इनके वर्क को समझना, पढ़ना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ को आगे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विक्टोरियन क्रिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, इन जो विक्टोरियन क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका औद्योगिकवाद में क्या मतलब मत है। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन द नेचर इन विक्टोरियन लिटरेचर, इन्हीं की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी औद्योगिकरण एंड अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन भी एक प्रकार से जो शहरों में काम हुआ करते हैं, तो उनके लिए भी, तो विक्टोरियन लिटरेचर में इसका काफ़ी कुछ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका की पॉइंट क्या है, इसमें आपको जॉन रस्किन को पढ़ना है। इनका आर्टिकल है द स्टोन ऑफ वाइन्स। थॉमस हार्डी हैं, इनका आर्टिकल है टीज ऑफ द अर्बल्स, ठीक है। तो ये राइटर आपको स्टडी करने पड़ेंगे, इनके बारे में समझना है। चलिए यूनिट 5 देख लेते हैं। 5 यूनिट में क्या दिया गया है, नेचर इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो प्रकृति है वो पोस्ट कॉलोनियल एंड कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में क्या कहना है। तो नेचर इन कॉलोनियल लिटरेचर, इसमें क्या पढ़ना है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर इन कॉलोनियल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन यूरोपियन डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो इसमें आपके जो नेचर का जो स्वभाव दिखाया गया है, कॉलोनियल फोकसिंग इन यूरोपियन डोमिनेंस, तो इसको भी स्टडी करना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अगला पॉइंट है पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म, इन्वायरमेंटल थीम्स इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फोकसिंग ऑन इंडिजियस व्यूज़ ऑफ द लैंड एंड नेचर, यानी ज़मीन और प्रकृति दोनों के संबंध को आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। की टेक्स्ट क्या हुआ है, इसमें जे.एम. कॉर्टिस हैं, इनकी डिग्रीज अरुंधति राय हैं, इनकी जो पोएम है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, ये मैंने पढ़ाया आपके लिए, ठीक है। इनकी पोएम पढ़ाई है मैंने, तो वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है आपका इन्वायरमेंटलिज्म एंड नेचर लिटरेचर इन 20th सेंचुरी, यानी कि जो आपका पर्यावरणवाद है और उसका साहित्य है वो 20वीं शताब्दी का आपको स्टडी करना है, ठीक है, 20th सेंचुरी का। इकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म इन मॉडर्न लिटरेचर, यानी कि जो इकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है जो मॉडर्न लिटरेचर में किस तरीके से हुआ है, तो द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन 20th सेंचुरी, यानी जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है वो 20वीं शताब्दी में इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ये इसमें ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगला दिया हुआ है की टेक्स्ट रिचर्ड रिकैल कॉन्सर्न साइलेंट स्प्रिंग, इनकी पोएम है ये। तो इसमें क्या बताया गया, इंट्रोडक्शन टू द इकोलॉजिकल एल्डियो लियोपार्ड्स ए सैंडी काउंट एलमैक, तो ये 2 राइटर यहाँ पर हैं, इनकी पोएमें दी गई हैं, इनको आपको स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी रेस्पॉन्स, एक टेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी होती है, तो एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो ये इसको आपको स्टडी कर लेना है, बाकी मिलेगा आपको A to Z मिलेगा, बस आपको अपने दोस्तों से जुड़ना है। वीडियो को अपने 5 दोस्तों से जरूर भेजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और वीडियो में आप लोगों के लिए पिछले वीडियो का जो लिंक है और उसकी जो प्लेलिस्ट है बनी हुई, उनका लिंक इसमें मिल जाएगा, तो आप लोग अधिक अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा कि लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ता है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आपका सुझाव को समझते हैं, उसी आधार पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो लिटरेचर ऑफ द एंथ्रोपोसेंस, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन की भी इंग्लिश आपको मिल रही है, वो चैनल हमारा BHD ऑल सब्जेक्ट है और आपको MS सेमेस्टर वाला चैनल है, उन दोनों पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोग जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ जुड़िएगा और अपने कंटेंट को प्रोवाइड खुद भी अपना रिसीव कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कराइएगा। द एंथ्रोपोसेंस, द concept of the anthropocene is spoke approach marked by the significant human impact on the earth, geology,
एंड इकोसिस्टम। जो जियोलॉजी है, अर्थ जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी के आधार पर जो हम जियोलॉजी पढ़ते हैं वो, एंड इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब चीज़ें हमें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी और ये मार्क करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन इम्पैक्ट, इसका जो महत्व है वो मनुष्य पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगला, लिटरेरी डिपिक्शंस ऑफ द एंथ्रोपोन्स, और कुछ साहित्यिक कहावतें भी हैं। एग्जामिनिंग हाउ द कंटेम्प्रेरी राइटर्स एंगेज विद द इकोलॉजिकल राइज एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चेंज, और किस प्रकार से जो है वो इन्वायरमेंटल केस का स्टडी करते हैं और उसको किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल चेंज होता है। आपने देखा होगा, क्योंकि जो कुछ करता है व्यक्ति करता है और उसका हर सबको पूरा करना पड़ता है। की टेक्स्ट क्या, मार्गरेट अटवुड है, हॉरेक्स एंड क्रैक्स इनकी पोएम है ये, ठीक है। अमिताभ घोष, इनकी जो पोएम है वो है द हंग्री टाइड। तो मार्गरेट अटवुड को मैंने पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में और इनके लिए भी आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको सब कुछ इसी में मिलने वाला चैनल पर है, आपको कहीं नहीं जाना है। इंग्लिश आपके लिए प्रत्येक सेमेस्टर की प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इस चैनल पर अगर आप आते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए अगर आप स्टडी करना है तो किसी अन्य चैनल पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, श्योरली मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में है इकोलॉजिकल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल इथिक्स। जो इकोलॉजिकल जस्टिस है उसको स्टडी करना है एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण की विधि को भी समझना है। क्या है इन्वायरमेंटल एथिक्स? द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इशूज ऑफ एनवायरनमेंट जस्टिस, एनिमल राइट एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी जो इन्वायरमेंटल इथिक्स होता है उसके अंतर्गत जो संबंध होता है मनुष्य और प्रकृति का, तो उसके साथ साथ में जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके साथ में भी इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट आपका है लिटरेरी डिपिक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज इनजस्टिस। इनके एक साहित्यिक तौर पर जो है क्या मतलब डिपिक्शन है, क्या मतलब वो घोषणाएँ की जाती हैं, क्या भविष्यवाणियाँ होती हैं जो हम आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन द एनवायरनमेंट, और यदि एनवायरनमेंट में अगर मनुष्य कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उसका लॉस, उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट की जो कॉन्टेक्स्ट है क्या है, रिचर्ड फोन्स, इनकी द ओवर स्टोरी, ठीक है। फिर आपका बैब्रा किंगलबर्स, फ्लाइट बिहेवियर, तो ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे। यूनिट 9 आ गया, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, यानी कि जो प्रकृति है उसकी जो तकनीकी है वो एंड भविष्य में क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेंगी, ठीक है। और किसी का अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेंट कहीं से भी अगर वो चाहिए है तो आप लोगों को वो भी यहाँ प्रोवाइड कराया जा चुका है, आपका सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों के लिए इसको समझना है। तो क्या दिया हुआ है, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, प्रकृति और जो तकनीकी है वो क्या है, द टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। जो टेंशन है वो ये है इसकी कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके बीच में एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन के बीच में काफ़ी कुछ तनाव रहता है। टेक्निकल इम्पैक्ट ऑन नेचर, जो टेक्नोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या होता है, हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद नेचर, यानी कि जो वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से मनुष्य और जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको रिलेशनशिप को किस तरीके से मतलब अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो की कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, डॉन ड्यूरोज, वाइट नॉइस, माइकल चिटॉन्स, जोरिक पार्क। तो ये 2 राइट पॉइंट हैं, इनको आपको स्टडी करना है। इनकी पॉइंट भी दी हुई है और वही पॉइंट भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये हुआ है फ्यूचर डायरेक्शंस इन इकोसिस्टम, यानी भविष्य में क्या निर्देश हैं इकोक्रिटिज्म को सही करने के। तो स्पेकुलेटिव फिक्शन, बायोसेंट्रिज्म एंड डीप इकोलॉजी एज फ्यूचर डायरेक्शंस इन लिटरेरी क्रिटिज्म, और किस प्रकार से हम जो है फ्यूचर में ऐसी डायरेक्शंस को फॉलो करें जिससे कि प्रकृति का
जो लॉस है वो ना हो, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है सजेस्ट रीडिंग्स, आप क्या पढ़ सकते हो। चेवल लोथी द इकोसिस्टम रीडर, लैंडमार्क इन द लिटरेरी इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बुकें बता रहे हैं हम जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बुकें आपको लेनी है। और उसमें पढ़ना क्या है, जैसे आपका दिया लॉरेंस ब्योल, ये मैंने पढ़ाया था, द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन थ्रू नेचर राइटिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर। ठीक है, इसको स्टडी करना है। जॉनथन वेट का क्या पढ़ना है, द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, ये इनकी पोएम है, इसको पढ़ना है। ठीक है, रिचल क्रोशन का है साइलेंट स्प्रिंग, इसको स्टडी करनी है। अल्डो लियोपोल्ड क्या है, ए सेंड काउंटी अल्मनैक, तो ये आपको स्टडी करना है। तो इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। पेपर 4 आ गया आपका। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी यदि आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा हेमेंद्र सिंह लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं ऑलरेडी।